नमस्कार, आप सभी दर्शकों का प्रोटिस्ट फोरम के इस प्रोग्राम में स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड से हम कोऑपरेटिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव सिस्टम है क्या और प्राउत में कोऑपरेटिव सिस्टम का क्या स्थान है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके विषय में हमने 3 सीरीज में चर्चा की। थोड़ा सा हम पिछले सीरीज में हुई बातचीत पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहले सीरीज में हमने बात की थी कि व्हाट इज कोऑपरेटिव सिस्टम इन जनरल और प्राउत कोऑपरेटिव सिस्टम जनरल कोऑपरेटिव सिस्टम से किस प्रकार डिफरेंट है। तो हमने देखा कि प्राउत जो कोऑपरेटिव सिस्टम है यह एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटी शुड बी डन बाय कोऑपरेटिव। और जो इन जनरल जो कोऑपरेटिव सिस्टम जो बाहर की दुनिया में भी चल रहा है वह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सिस्टम जो प्राउत का है वह एक सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन जो है प्रोटिस्टिक के मॉडल पे होगा। और फिर हमने देखा कि सब ऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव्स जो हैं और कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। साथ में हमने फिर सेकंड सीरीज में हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स जो हैं वो किस तरह से हैं, उसके बारे में बात किया। और फिर हमने थर्ड में देखा कि एग्रीकल्चर फार्मर कोऑपरेटिव के बारे में बात की और देखा कि फार्मर कोऑपरेटिव्स के में जैसे कि पार्ट 1 में क्या किया जाएगा, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में और फोर्थ फेज में। और साथ ही हमने देखा कि प्रोटिस्टिक कोऑपरेटिव में जो है डुप्लीसिटी जो है वो नहीं होगी। जो बड़े इंटरप्राइजेज हैं वह गवर्नमेंट चलाएगी और जो मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज हैं वह कोऑपरेटिव चलाएगी और छोटे इंटरप्राइजेज जो है वह प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। तो और आज जो हम फोर्थ सीरीज में मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या हैं, मेंबरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोऑपरेटिव्स का मेंबर कौन हो सकता है, शेयर ट्रांसफर कैसे होगा, वर्क फोर्स कंपोजिशन क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो आज हम फिर एक बार गणेश जी को अपने साथ लेते हैं। नमस्कार। तो रोशन जी आगे बढ़ाऊं या यू व्हाट कुछ नहीं, बोलना आप चाहेंगे? बढ़ाइए, बोलिए। मैं शुरू करूं फिर? यस, बोलिए दादा। अच्छा, सभी को नमस्कार। तो हम आज शुरू करते हैं अपना फोर्थ एपिसोड। 3 तो हमने कोऑपरेटिव के बारे में बताया और ये भी चर्चा की हमने कि वो अपना प्राउड कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव से कैसे अलग है, चाहे उसका किस तरह भी काम करने के तरीका हो। और आज जो हम कोऑपरेटिव्स देख रहे हैं हर बहुत से कंट्रीज में, खास तक यूरोपियन कंट्रीज में तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ज़बरदस्त चल रही है। वहाँ कोऑपरेटिव का कुछ स्थान भी है। फिर भी प्राउड का थिंकिंग जो है, यहाँ कोऑपरेटिव एक सिस्टम के रूप में काम करता है। इट इज़ नॉट सिंपली ए इंस्टीट्यूशन। तो इसका मैनेजमेंट वगैरह प्राउड का आइडिया क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसको देखने के लिए हमको शुरू करना होगा कि मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द प्राउटिस्टिक व्यू।
तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन एंड सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के बीच में। Prout recommends and encourages only coordinated cooperation and not a subordinated cooperation। तो ये coordinated cooperation होती क्या है, जहाँ cooperation is between free human beings। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती है हम किसको ढकेल दे आप कोऑपरेटिव बनाओ, ऐसा नहीं है ये। तो हर एक का राइट्स तो इक्वल होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे लोग और एक दूसरे के भलाई के लिए सोचेंगे लोग। मगर सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन होता है कि सब साथ में तो काम करते हैं, अकेले भी करेगा या सब मिलके काम करते हैं, मगर वहाँ क्या है कि वो दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। उनका खुद का जो भी अपना इंटरेस्ट और दूसरों के साथ उतना कंसर्न नहीं रहता है। एक दूसरे के लिए वो भी मेरा भाई है, वो भाईचारा यहाँ नहीं रहता कि हम साथ में जिए। ये भावना जो साइकिक फीलिंग जो है ये बहुत कम रहता है वहाँ, क्योंकि हमको तो रहना है साथ में, क्योंकि ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है या सिस्टम बन गया है, उसमें लोग काम करना शुरू करते हैं और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर की हमेशा जरूरत रहती है कि काम कराने के लिए। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, और प्राउट ये सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन को पसंद नहीं करती है। तो कोऑपरेटिव्स के मैनेजमेंट में जानने से पहले हम ये भी थोड़ा सोच लें कि कोऑपरेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। प्राउट का सोच ये है कि आम आदमी का जितने भी कष्ट है, आज उसके तकलीफें जितना भी है, उसका सफरिंग जो है, उसका शोषण जो है, इसको खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, ये है कि स्टार्ट कोऑपरेटिव्स। आर्थिक क्षेत्र में कोऑपरेटिव की जरूरत है। जैसा प्राउट का थिंकिंग है, जो काम सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है, जैसा अपना खाना पीना हो, या जो इंडिविजुअल अपना बिल्कुल पर्सनल काम हो, ये छोड़ के बाकी जितने भी एक्टिविटीज हैं सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि ये सब मानव की मानसिकता की अभिव्यक्ति का बहुत सुंदर माध्यम कोऑपरेटिव है। इसलिए प्राउट इतना जोर देती है कि एवरीथिंग शुड बी एज फार एज पॉसिबल इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसमें कोऑपरेटिव का और एक जिम्मेदारी होती है एनी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का कि ये लोग खुद अपना डिसीजन लें। अगर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो तो ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्रॉप हम ग्रो करें, कौन सा सीजन में ये क्रॉप सिलेक्शन उनका हो, प्राइस फिक्सेशन हो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, और उसके बाद इसका प्रॉफिट शेयरिंग हो। वो पूरा कोई गवर्नमेंट तय नहीं करेगा यहाँ, ये पूरा तय करेंगे लोकल कोऑपरेटिव्स। तो वो लोकल कोऑपरेटिव में लोकल पीपल का तो बहुत बड़ा योगदान भी होता है, उनका रोल भी बहुत बड़ा है उसमें। तो लोकल पीपल का डेफिनेशन जो है, प्राउट का डेफिनेशन है लोकल पीपल का, जो दोज पीपल हु हैव आइडेंटिफाइड देयर वेल-बीइंग विद द सोशियो इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। सबके साथ, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, सबके साथ अपना जो आइडेंटिफाई कर लेता है आदमी, अपनापन महसूस करता है और मान के चलता है, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में हो चाहे सोशल क्षेत्र में हो, तो उस आदमी को हम लोकल आदमी कहते हैं। ये लोकल आदमी कोऑपरेटिव में जितने भी
डिसीशंस होंगे, कंट्रोल होंगे, ये लोकल लोग करेंगे। ये तो प्राउड का चिंतन है। तो इसके हम एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बनानी है तो वहाँ मेंबरशिप का बहुत बड़ी रोल रहता है। ये मेंबर कौन बन सकता है? क्या हर कोई मेंबर बन सकता है क्या? कोई भी किसी भी कोऑपरेटिव का? ये ऐसा नहीं है। फर्स्ट तो प्राउड कहता है कि कोऑपरेटिव मेंबरशिप हैव टू बी लोकल पीपल। तो कैसे रहेगा वो? हाउ हाउ वी आइडेंटिफाइड? हमने जो कह दिया उसका लोकल पीपल का डेफिनेशन तो इतना लंबा बोल दिया कि उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने साथ। उसके मन के अंदर जाके कैसे झांक के देख सकता है कोई भी? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज ही शुड बी ए रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया। जो भी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो, अगर वो उसका मेंबर बनना चाहता है, ही शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ, वहाँ का वासी हो, जो वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का कार्य क्षेत्र है। अगर एक उसका एक कार्य क्षेत्र एक गांव है तो वो गांव का रहने वाला हो, एक ब्लॉक है तो वो ब्लॉक का रहने वाला हो, और अगर एक जिला स्तर का एक बड़ा कोऑपरेटिव है तो उस जिले का होना चाहिए। कहीं दूर से आके कहीं बाहर रह के उसका मेंबरशिप रहने से वो कोऑपरेटिव में ही कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए लोकल पर्सन। और शेयर होल्डर का कैसा रहना चाहिए? अगर हम कभी बोलते हैं वर्कर कोऑपरेटिव, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कर कोऑपरेटिव की बात करते हैं, जब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में आ गया हो, तो ये शेयर होल्डर कैसे रहेगा? वो शेयर होल्डर रहने के लिए ऐसा नहीं कि वो एक टेम्पोररी वर्कर है, 10 दिन के लिए काम कर रहा है या सीजनल काम कर रहा है। ऐसा आदमी तो शेयर होल्डर नहीं बन सकेगा। वो जो शेयर होल्डर है उसको वी शुड हैव लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द कोऑपरेटिव। या तो वहाँ उसके साथ रहेगा, उसका पार्ट बन के रहेगा, वहाँ काम करेगा वो, तभी तो ही कैन बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ दैट कोऑपरेटिव। ऐसा कोऑपरेटिव लॉ में अभी भी है बहुत, जितने भी देश में है वहाँ तो यह है कि वो वोटिंग राइट इन कोऑपरेटिव इज one person one vote. It is not on the basis of नंबर ऑफ शेयर्स। अगर किसी के पास 10 शेयर है, 100 शेयर है, तो उसको 100 वोट नहीं मिलेगा जैसा कंपनियों में मिलता है। यहाँ कोऑपरेटिव में क्या होता है? एक आदमी का एक वोट, चाहे उसका 1 शेयर हो या 100 शेयर हो, तो दोनों इक्वल है उसमें। और आगे शेयर्स में तो बहुत तरह के शेयर्स होते हैं, डिविडेंड अर्निंग शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह वगैरह। मगर प्राउड का कहना है देयर विल बी नो प्रेफरेंशियल शेयर्स इन कोऑपरेटिव। ये प्रेफरेंशियल या प्रेफरेंस को शेयर जो बोलते हैं, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ लोन जो लेते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग शेयर होता है। अगर कोऑपरेटिव लाभ कर रहा है, उसका कुछ मुनाफा हो रहा है या नुकसान में चल रही है, वहाँ हानि हो रही है, वो प्रेफरेंस शेयर के लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इतना पैसा डाला हूँ तो मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, वो पहले एग्रीमेंट हो जाता है। तो प्राउड का सोच है इसमें कि देयर शुड बी नो स्कोप फॉर प्रेफरेंशियल शेयर्स। ऐसा इंटरेस्ट अर्निंग शेयर में प्राउड कोऑपरेटिव में कोई स्थान नहीं रहेगा। देयर विल बी ओनली डिविडेंड अर्निंग शेयर्स, यानी जो मेंबर है उसी का शेयर। बाकी अगर किसी को देना है, भाई आप लोन दे दो या डिपॉजिट करो, आपको करना है, तो ये प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर से क्या होता है? वो जो सिर्फ प्रॉफिट का एम करता है या उसका फिक्स्ड अमाउंट एक्सपेक्टेशन रहता है, ऐसा शेयर्स रहने से द कोऑपरेटिव स्पिरिट विल बी लॉस्ट।
क्योंकि उसका वो कोऑपरेटिव को वर्किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपना पैसा आ गया इतना ही। और उसका क्या होता है, इट इज नथिंग बट जस्ट गिविंग ए लोन। मगर वो शेयर होल्डर जब बन जाता है, वोटिंग राइट भी मिल जाता है उसको, एंड देन दैट पर्सन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। उसने पैसा दिया या पैसा लगाया, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए लोन, कर्जा दिया था वो, कर्जा कर्जा ही रहने दो, उसके वो वोटिंग राइट वगैरह उसके लिए नहीं मिलना है। इसलिए Prout does not support the idea of this preference shares। और शेयर ट्रांसफर में भी, शेयर तो कोई आदमी उसको सेल नहीं कर सकता है। आज भी बहुत से कोऑपरेटिव में है ऐसा। इट्स ऑलरेडी इन इंडिया इट इज वर्किंग, दे कैन नॉट सेल द शेयर्स। क्यों शेयर सेल नहीं करना है? इसलिए कि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बन जाएगा वो, जैसा अभी कंपनियों को हो रहा है। ये कंपनियों का शेयर का क्या हालत है? तो एक कंपनी का एक शेयर है, उसका मूल्य रहता है कि वो से फॉर एग्जांपल 100 रुपए, और मार्केट में इसका मूल्य बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा। कभी वो 100 रुपए का शेयर बढ़ते बढ़ते 1000, 2000, 4000 तक चले जाएगा, या ऊपर भी चलेंगे, या घटते घटते 5 रुपए में भी आ जाएगा। इट इज स्पेक्युलेटिव, यानी एक जूझ के जैसा है वो। दैट इज एकदम जो प्राइस के, उसका प्राइस बढ़ाने के या घटाने के पीछे लोग पड़े होंगे। ये एक्टिविटी को प्राउट बिल्कुल स्थान नहीं देगा। इवन प्राउट वांट्स टू curtail the total speculative market including today's share market जो जैसा चल रहा है, ये भी प्राउट वांट्स टू स्क्रैप इट या स्टॉप इट। तो कोऑपरेटिव में तो उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो पूछ सकता है कि भाई अब उसका आदमी कोई जब शेयर होल्डर मर जाएगा तो क्या होगा? उसका शेयर पूरा कोऑपरेटिव का हो जाएगा? ना, है बिल्कुल नहीं। तो उसका जो लीगल हायर है उसके लिए मिल जाएगा, इट कैन बी इनहेरिटेड। मगर अलग अलग कंट्री में अलग अलग इनहेरिटेंस लॉ है। जैसा इंडिया में इट गोज टू द लीगल हायर, कोई बेटा या बेटी जितने लोग हैं इंक्लूडिंग द वाइफ, जो कोर्ट से लेकर आएगा कि दैट दे आर द रियल लीगल हायर्स, उनको मिलेगा। मगर इफ दे आर एलिजिबल, यानी सिर्फ किसी शेयर होल्डर का हाँ हाँ, यू वांट टू टेल समथिंग रोशन, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो, हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ दादा, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो लीगल जो है, अभी आपने बताया कि जो मतलब कि उतार चढ़ाव जो से होता है आज के मार्केट में, तो उससे बचने के लिए जो इस तरह के जो चीजें हैं जिसको स्क्रैप किया जाए, मतलब कि सिस्टम से, खासकर जो शेयर बाजार में जो है, और जो दूसरी प्रकार के जो मतलब कि मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं, उसके ऊपर जो जो मार्केट में उतार चढ़ाव करे उसको खत्म करना चाहिए। और जो इनहेरिटेंस है, लोगों के मन में है कि भाई कि ये जो है कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगी पावर, कंट्रोल, खासकर जो कोऑपरेटिव्स में जो उनको रन करेंगे। तो थोड़ा लोगों को इस बारे में बताइए कि मतलब कि ये क्या है कि डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे। थोड़ा लोगों के मन में जो इच्छा होती है ना, जो कि डेमोक्रेटिक हो, सभी लोगों की सुनी जाए, कोई सेंटर कंट्रोल ना हो। ना, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज ऑल विल बी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। जो लॉ हर एक कंट्री में अलग रहता है ना, वो उस तरह आएगा। और उसमें एक चीज है प्राउट का स्पेशलिटी, सिर्फ लीगल हायर होने से ही उसका शेयर होल्डिंग नहीं मिल जाएगा उसको। अगर वो एलिजिबल है, यानी समझिए एक उदाहरण की तरीके से देयर इज
कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। तो शेयर होल्डर मर गया, ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट, ही वॉज हैविंग लैंड एंड ही वॉज वर्किंग था वहां, और उसका जो एग्जाम्पल बेटा है वो कहीं और काम कर रहा है, उसके लिए कोई ये एग्रीकल्चर से कोई ये ताल्लुक ही नहीं है। ही इज नीदर कल्टिवेटिंग, ही डजंट वांट टू ओन द लैंड, बट इफ ही वांट्स टू हैव शेयर इन दैट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, उसको नहीं मिलेगी। ही विल बी गेटिंग द अमाउंट, वो अमाउंट तो मिल जाएगा उसका, जितना शेयर था उसका डिविडेंड के साथ उसको मिल जाएगा, मगर he will not be getting the voting right unless he is connected with that activity of that firm, of that institution. वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ अगर उसका कंटिन्यूटी हो, वो खुद फार्मर है या उसमें काम कर रहा है, उसमें किसी तरीके से एक लेबर के रूप में या एक सुपरवाइजर के रूप में या किसी तरह से उसके साथ जुड़ा हो तो उसका शेयर मिल सकता है उसको। सिर्फ लीगल हायर होने से ही नहीं मिलेगा, मगर यहाँ वोटिंग राइट तो हर एक आदमी का एक वोटिंग राइट होगा। एवरी शेयर होल्डर विल हैव ए वन वोट, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो जाएगा। नो, फ्यू पीपल कैन नॉट कंट्रोल इट। तो इसमें लीगल आय अगर समझेंगे हम उदाहरण के तरीके से कि वो जो अपना एक चीज है, जैसे कि इसमें जैसे एग्रीकल्चर का ही से सवाल है। जैसे मान लिया जाए एग्रीकल्चर में होता ही है कि कोई व्यक्ति अभी क्या है कि शहर की ओर लोग जा रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर मान लिया जाए उसकी होल्डिंग्स जो है उस व्यक्ति की आ जाएगी कोऑपरेटिव में, तो वो अपने लैंड को शेयर नहीं कर पाएगा। नहीं, अगर वहां वो है तो उसका नाम से लैंड है, तो ही अपना लैंड तो दिया हुआ है, ही हैज ए शेयर ऑफ दैट लैंड। वो बाप मर गया तो बेटे को मिल सकता है, अगर उससे कोई संबंध नहीं, ही डजंट वांट टू कीप दैट लैंड आल्सो। उसका समझिए दो भाई हैं या एक बहन एक भाई है, वो बहन को दे दिया, ये लैंड मुझे नहीं चाहिए, बहन को दे दिया, मुझे सिर्फ शेयर दे दो, वो नहीं मिलेगा उसको। मतलब उसकी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कोऑपरेटिव के साथ होने चाहिए, होनी चाहिए। ही शुड हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या तो उसका शेयर तो होगा एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में बाय गिविंग लैंड और बाय वर्किंग विथ, उसके साथ उसमें काम करे। वो न काम कर रहा है न लैंड को ओन करना चाहता है। मतलब इसमें दोनों बातें हैं कि लैंड भी, समझिए दो भाई है, तो भाई को दे दिया हो। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि लैंड ऑन करने के साथ साथ उसको मतलब कि वहां जॉब करना या वर्क करना कुछ जरूरी है। नॉट नेसेसरीली, वो चाहे तो कर सकता है। अच्छा। अगर करने से ही विल गेट एडिशनल अमाउंट एज सैलरी, अगर नहीं करने से ही विल गेट। एक और हाइपोथेटिकल मतलब कि सिचुएशन हो सकती है कि मान लिया कि वो दूसरे किसी कोऑपरेटिव में जुड़ा है, वो फार्मर्स कोऑपरेटिव नहीं है, या मान लिया कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे कोऑपरेटिव्स में, और वो सिर्फ इसके शेयर्स उसके पास हैं और वर्क वो दूसरे किसी कोऑपरेटिव में कर रहा है या किसी और की इंडस्ट्री में कर रहा है या किसी, अच्छा, उसको शेयर मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी कितने भी कोऑपरेटिव में मेंबर बन सकता है, कितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव में। अगर एक ही टाइप का कोऑपरेटिव हो कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो वो दोनों में नहीं रह सकेगा। आज भी ऐसा एक कानून है इंडिया में, कोई भी शेयर होल्डर, ही कैनॉट बी ए शेयर होल्डर ऑफ द टू इंस्टीट्यूशंस विद द सिमिलर पर्पसेस। अगर दो इंस्टीट्यूशंस वही पर्पस के हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, एक आदमी दोनों में नहीं रह सकता है, ठीक है। ही हैज टू चूज वन। ये आज भी है। एंड अगर बाय चांस, जैसा आपने कहा, वन कैन बिकम मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट प्लस फार्मिंग कोऑपरेटिव,
कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट प्लस कंज्यूमर कोऑपरेटिव। हो सकता है एक लेदर कोऑपरेटिव में हो, लेदर इंडस्ट्री का कोऑपरेटिव, उसमें शेयर होल्डर है, वो छोटा लैंड भी है उसका, ही कैन बी ए शेयर होल्डर इन फार्मर्स कोऑपरेटिव आल्सो, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, तो ही कैन बी ए मेंबर दैट वे। और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? ये तो मेंबर्स तो दो तरह के होते हैं। एक तो शेयर होल्डर्स कोऑपरेटिव में, वो शेयर के लिए उनका डिविडेंड भी मिलता है और काम करने के लिए सैलरी भी मिलता है। और दूसरे टाइप के मेंबर्स होते हैं नॉन शेयर होल्डर्स और लेबरर्स। वो लेबरर्स में फिर दो टाइप के फिर हो सकते हैं उसमें, परमानेंट लेबर और टेम्पररी लेबर दोनों। लेबरर जो है ये दिस मेंबर्स जो हैं वहाँ के एम्प्लॉयज भी मेंबर्स हैं। वो कोऑपरेटिव में एम्प्लॉयज भी मेंबर हो सकते हैं। अब का और प्राउड का सिस्टम में यहाँ एक डिफरेंस हम देखते हैं। अब का जो एम्प्लॉय है वो तो एम्प्लॉय ही है और कुछ है ही नहीं वो। बट प्राउड इसमें ही कैन बी ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव। और वर्क फोर्स जो होता है, ये शेयर होल्डर्स, नॉन शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, कोऑपरेटिव का प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होता है, दे विल हैव शेयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड मिलता है और ये जो वर्कर्स के लिए बोनस, सैलरी तो काम करने के लिए मिलेगा ही, और उनके लिए बोनस भी मिल सकता है। इन जो टेम्पोररी या जो थोड़े दिन के लिए आते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर हो या हो, दोस हु आर नॉट वर्किंग रेगुलरली देयर, उनके लिए डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता है। दे विल गेट ओनली सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर। और बाकी यानी साल में वो थोड़े दिन ही काम करेंगे, कुछ दिन काम करेंगे, हो सकता है 1 महीने 2 महीने और काम करके दूसरे काम में चले जाएंगे, जो टेम्पररी लोग हैं। ऐसा यहाँ एक सवाल उठती है। प्राउड एक तरफ कहते हैं कि दैट शुड बी 100% एम्प्लॉयमेंट, एंड अनदर वे वी से दैट देयर आर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स या टेम्पररी लेबरर्स जो थोड़े दिन के लिए या कुछ समय के लिए काम करते हैं। दूसरे समय में वो लोग क्या करेंगे फिर? It becomes the responsibility of the local cooperative to see that they are employed in one or the other economic activity. हो सकता है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में उनके लिए काम न हो, तो दूसरे कोऑपरेटिव में उनके लिए काम देना ही पड़ेगा। इट डजंट मीन प्राउड में, क्योंकि प्राउड का जो प्रिंसिपल है 100% एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। अगर 100% एम्प्लॉयमेंट कुछ कोऑपरेटिव में दे दे तो दूसरे समय में तो काम नहीं रहता है। उदाहरण के तरीके से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, हार्वेस्टिंग टाइम, सोइंग टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा लोग चाहिए वहाँ, बीच में तो उतने लोगों के लिए काम नहीं है। जब परमानेंट लेबरर उतना काम कर सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी लेबरर को लेके काम, उनको क्या काम देंगे वहाँ? मगर जो विलेज का जो बेसिक कोऑपरेटिव होता है, जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कमिटी होती है वहाँ, इट विल बी देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जिम्मेदारी होती है कि वहाँ जितने भी लोग हैं अपने गांव में उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देना ही होगा। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं कि वो मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरा जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबरर का 2 ही महीने का काम मिला, उसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी 10 महीने वो खाली रहेगा और बेकार रहेगा। प्राउड विल नॉट एक्सेप्ट दैट, विल नॉट थिंक इन दैट वे ऑल्सो। तो इसके आगे
चल के देखते हैं हम कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होनी चाहिए, दैट इवन टुडे द गवर्नमेंट, आई मीन ऑल द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैव दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कोऑपरेटिव मेंबर के बीच में से ही द बोर्ड शुड बी इलेक्टेड। अब क्या है सिस्टम, आज का सिस्टम में देयर आर नॉमिनेटेड बोर्ड मेंबर्स। नॉमिनेटेड बोर्ड मेंबर्स यानी गवर्नमेंट विल नॉमिनेट। अभी क्या होता है, एक कोऑपरेटिव, उदाहरण के तरीके से एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, उसमें 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, ऐसा सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी इलेक्टेड। बाकी 2, 3 या 4 वो गवर्नमेंट का कुछ कोटा रहता है, कभी कभी 5 भी रहते हैं। दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट नॉमिनेशन के कारण जो लोग रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा अगर पावर में कांग्रेस है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसमें नॉमिनेट कर देंगे। अगर बीजेपी है तो बीजेपी कार्यकर्ता को वो कोऑपरेटिव में घुसा देंगे, वो लोग नॉमिनेशन करके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के आ जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इलेक्टेड वाले कॉर्नर में रह जाते हैं और जो नॉमिनेटेड वाले उसके प्रेसिडेंट और इंपॉर्टेंट पोस्ट में लग जाते हैं वो लोग। आज का स्थिति वो है। बट प्राउड का कहना क्या है कि वो इट शुड बी मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी। ये नॉमिनेशन वगैरह गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहेगा। एंड दे विल बी अमंग द मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब होता है दोनों वर्क, जो काम कर रहे हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों उसमें बोर्ड में आ सकते हैं प्राउड के। जैसे कि फिर भी हम एक बात देखते हैं कि क्योंकि एक कोऑपरेटिव चलाना, उसमें कुछ टेक्निकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए कि जो इलेक्शंस की जो प्रोसेस है, क्योंकि ये चीज जो है कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चीज है, जिसमें हो सकता है कि इलेक्शंस के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये रखनी पड़ेगी, इसलिए कि जो ये देखिए, प्राउड आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते हैं। प्राउड का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें वोटिंग राइट इज limited to the people who have the basic socio-economico-political consciousness. That is for electing general election, and that also applies to cooperative. मैं एक उदाहरण देता हूँ। जस्ट फ्यू डेज बैक, एक 15-20 दिन पहले कर्नाटका स्टेट में बहुत से जो कोऑपरेटिव बैंक है कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, उसका इलेक्शन हुआ और बोर्ड में तो लोग इलेक्ट होके आ गए। उनमें से मोर देन 60 और 70% जो इलेक्ट होके आए, बैंकिंग नॉलेज तो जीरो है उनका, यानी कुछ भी नहीं मालूम बैंकिंग के बारे में, ना बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, ना बैंकिंग के बारे में पढ़े हैं वो लोग, और ये लोग जाके बैंक को कंट्रोल करेंगे। इसलिए क्या हो रहा है आजकल बहुत से स्टेट्स में, ये जो स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वगैरह, पूरे घाटे में चल रहे हैं और दे हैव बिकम डेन ऑफ करप्शन, क्योंकि ये लोगों को बैंकिंग नॉलेज ही नहीं रहता है। इसलिए आप जिन्हें जो कहा बिल्कुल समय पे और ठीक से याद दिलाया कि इलेक्टोरेट जो होंगे शेयर होल्डर्स, वो तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग दे आर मेंबर्स, काम करने वाले भी। मगर काम करने वाले को तो हर किसी को नहीं लेते हैं हम। अगर झाड़ू मारना है उसको, वहाँ इफ ही इज अ स्वीपर, हम पूछते हैं कि भाई तुमने पहले कहीं झाड़ू मारा है क्या, हो तुम पोछ झाड़ू पोछ किए है क्या, कैन यू डू इट प्रॉपरली, ठीक से साफ सफाई करोगे, ये तो पूछते हैं कम से कम उससे। अगर जब मैनेजर बनता है या वो डायरेक्टर बनता है, उसका कोई पूछने का सिस्टम है ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो प्राउड जैसे कहता है इन जनरल में भी
कोऑपरेटिव के अलावा भी जो प्रभुत्व का हाँ अपना एक सिद्धांत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मतलब कि टोटली जो है मतलब अलग रहे, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। तो बिल्कुल इस ना। वजह से मतलब कि कोऑपरेटिव भी उसमें इंक्लूड है कि जैसे उसके हाँ मैनेजमेंट से लेके और दूसरे कामों में, टेक्निकल चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज में भी, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मतलब तरजीह ना देके जो योग्यता है, जो काबिलियत है, उसको तरजीह दी जाए और उसके लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाए। ठीक। मैंने उनको क्वालिफिकेशन, अगर वो उदाहरण की तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव का डायरेक्टर बनना चाहता है, कम से कम बेसिक नॉलेज है कंज्यूमर कोऑपरेटिव कैसा काम करता है, ही शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज। अगर वो बैंकिंग कोऑपरेटिव में काम करना चाहता है तो बैंकिंग का बेसिक नॉलेज, डिपॉजिट क्या है, लोन क्या है, कैसा लोन दिया जाता है, और रिकवरी कैसे करनी है, ये सब बेसिक नॉलेज तो चाहिए उसको। और इसके अलावा भी Prout stipulates some more that the director should be moralist. मतलब उसके ये पीछे का जो रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि कोऑपरेटिव हाँ, में उसका रिकॉर्ड्स क्या रहे, उसका चलाने में रिकॉर्ड उसके क्या है? काम कैसे उसने किया है, कोई उसके ऊपर धांधली के आरोप ना हो, इस तरह के मतलब एक चीजें रखी उसको जाएंगी। देखना ही पड़ेगा। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोटर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स। वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इलेक्टिंग देयर बोर्ड, क्योंकि प्राउड कहता है कि दिस इज नॉट ए ऑनररी जॉब। अरे मैंने बहुत मान सम्मान के वहां आया किया और काम दिन भर वहां बैठा रहा है, खाली हाथ चले गया, ऐसा नहीं। दे मस्ट बी पेड ऑनरेरियम, कुछ तो उनको देना ही चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑनररी। एंड प्राउड का कहना है इट शुड नॉट बी हेरिडिटरी ऑल्सो। वो आज भी है ऐसा। आज भी इट इज नॉट हेरिडिटरी। एवरी टाइम जैसे इलेक्शंस आप, होते हैं। एक प्रश्न है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में कोऑपरेटिव जैसे चीनी मिल है, कॉटन है और दूसरे इंडस्ट्रीज में मतलब बड़े पैमाने पे है, पर हम देखते हैं कि उसके बाद भी जो वहाँ किसानों की जो दुर्दशा है और वर्कर्स की जो दुर्दशा है कोऑपरेटिव्स में, तो उसके लिए जो कोई कारण, क्या मुझे तो लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं और जो उसको चलाने वाले, कोऑपरेटिव को चलाने वाले लोग हैं, जैसे हम देखें कि किसानों को समय पे पैसा नहीं मिलना उनके फसलों का जो कोऑपरेटिव्स में वो भेजते हैं, गन्ना, कपास, तो इस तरह से जो एक तरह मतलब शोषण तो है, मतलब कोऑपरेटिव्स में जो अभी सिस्टम के अंदर, उसका कारण थोड़ा बताइए। ये शोषण इसलिए हो रहा है कि वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन फेयर मेथड से नहीं होता है, यानी ओके। वो इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। वहां क्या करते हैं, मेंबरशिप तो बना दी, बहुत लोगों को तो नहीं मालूम कि हमको वोटिंग पावर है। और दूसरा, वहां मेंबरशिप ऐसा बना दिए कि वो अपना पार्टी के हिसाब से या पर्सनल लेवल पे मेंबर्स ऐसे रहेंगे। आज दो टाइप के मेंबरशिप हैं। वन इज मेंबर्स विथ वोटिंग राइट, दूसरा जो है नॉमिनल मेंबर्स। बहुत से लोग ये क्या करते हैं, जो अपना कोऑपरेटिव बनाए, वो लोग बताते हैं अपने कोऑपरेटिव में उदाहरण की तरीके से 20,000 है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 मेंबर्स हैं। ये नॉमिनल मेंबर जो है उसको वोटिंग राइट नहीं रहता है वहाँ, ओनली शेयर, वो शेयर मेंबर को वोटिंग राइट रहता है। नॉमिनल मेंबर जो है, ही विल हैव ए नॉमिनल शेयर, एक 10 रुपए का 100 रुपए का शेयर रहता है, बट ही डजंट हैव वोटिंग राइट। तो ये 20,000 में हो सकता है 1,000 या 500 लोगों को ही वोटिंग राइट रहेगा वो। एंड वो 500 लोग कौन होंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु या मेरे फ्रेंडशिप, मेरा सर्कल का ही लोग होंगे। इसलिए क्या होता है, बहुत से कोऑपरेटिव जो महाराष्ट्र, यूपी में अभी चला रहे हैं और कर्नाटका में भी, ये कुछ ही फैमिलीज के कंट्रोल में है। ये पीछे के दरवाजे से, यानी बाकी लोग जो आते हैं, दे डोंट अलाउ देम टू बिकम वोटिंग मेंबर। उनको तो नॉमिनल मेंबर बना देते हैं। लोगों के लिए क्या है, आम आदमी के लिए, अरे भाई मुझे मेंबर बना लिए, मेरा गन्ना या कप्पा या कोई भी मैं बेचना चाहता हूं तो वो लोग ले लिए बस, और कुछ पैसा मिल गया, बाकी पैसे
वो उम्मीद करता है बाद में देंगे ये। तो इस कारण क्या होता है, ही इज नॉट रियली अवेयर दैट ही हैज नो वोटिंग राइट। इस कारण से इट इज कोऑपरेटिव बदनाम हो रहा है। और कोऑपरेटिव के लिए प्राउड का तो वन बेसिक चीज जो प्राउड कहती है उसमें क्या है कि वो पीपल शुड हैव कोऑपरेटिव कॉन्शियसनेस। उसका मतलब है कि पीपल शुड हैव इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिव। वो सिर्फ कानून से तो नहीं हो पाएगा, वो they should know the benefits of cooperative economic system and cooperative institution. Then second, there should be general morality. जब तक morality नहीं होगा ना लोगों के बीच, these cooperatives will become अब जैसा अब चल रहा है, hardly we find 1% or 2% of the cooperatives being successful। और देख पाते हैं हम जहां तक ये मोरालिटी उसका मेंबर्स में ज्यादा हो एंड दे हैव द इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस उनमें है, दैट बिकम्स सक्सेसफुल टू दैट एक्सटेंट। और कोऑपरेटिव स्पिरिट जितना ज्यादा है वहां तक वो सक्सेस होता है। जब ये नहीं है, many of these politicians अभी कोऑपरेटिव बनाए लिए इसलिए कि दैट इज ए स्टेपिंग स्टोन टू गो टू नेक्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स। खासकर कोऑपरेटिव्स में देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री फॉर पॉलिटिकल पार्टी, डायरेक्ट एंट्री नहीं है, बट ये लोग बोलते हैं सपोर्टेड बाय सो एंड सो पार्टी, इसका समर्थन के साथ ये खड़ा हो रहा है। अभी मैंने कहा ना कर्नाटका में अभी जो 1 महीने के भीतर ये हुआ कोऑपरेटिव बैंकों का इलेक्शन, सब लोग ओपनली ये बीजेपी के समर्थन के साथ खड़ा है। वो बीजेपी नहीं है, बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, और दूसरा वाला कांग्रेस के समर्थन के समर्थित कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का नहीं है। महाराष्ट्र में देखी जाए तो बात हुई अभी कोऑपरेटिव में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो सिस्टम को मतलब करप्ट कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में तो एक बात है कही गई कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो सब के सब कोऑपरेटिव सिस्टम से ही अपनी शक्ति को मतलब कि पैसा, शक्ति, पावर और लोगों को जो है सेटल करना, वो सब कुछ जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से ही करते हैं। वो वही तो मैंने कहा ना, उसमें जो नॉमिनल मेंबर का जो प्रोविजन है आज, वो जितने भी गन्ने सप्लाई करते हैं ना गन्ना फैक्ट्री में, ऑल ऑफ देम हैव नो वोटिंग पावर। बहुत लोगों को वोटिंग पावर ही नहीं रहता है उसमें, और दीज पीपल हैव यूज्ड इट। वो कोऑपरेटिव के बारे में लोगों का जनरल एजुकेशन नहीं। प्राउड कोऑपरेटिव का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो फार्मर्स कोऑपरेटिव के लास्ट एपिसोड में जब बात करते वक्त मैंने ये कहा कि वो दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ एजुकेटिंग पीपल इन कोऑपरेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। उसको तो एजुकेशन देना, और उसके साथ स्कूल और कॉलेजेस में भी कोऑपरेटिव के बारे में लोगों को एजुकेट करना भी उसका ड्यूटी बनती है। अब कहाँ दे रहे हैं, वी डोंट गेट। आप जितने भी अभी एमबीए को लेके, ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर कॉमर्स से लेके आप जाइए एमबीए तक, कोऑपरेटिव में कहाँ बोलते हैं? कहीं तो देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमबीए विच टीचर्स इन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर। बाकी एमबीए में वगैरह तो वी डोंट teach or talk about cooperative. They are just, we talk about only corporatization and corporate management. फर्स्ट ईयर कॉलेज से लेकर तब तक कोऑपरेटिव के बारे में हो सकता है 1-2 लाइन का मेंशन इधर उधर हो, बट वी डोंट टीच देम। वी डोंट हैव इवन बिजनेस ग्रेजुएट्स इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। वो आनंद में एक है, एंड इन कर्नाटका एक गवर्नमेंट रन वन स्मॉल दिस इज देयर, एंड दे आर एम्प्लॉयड मेनली इन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उनका शिक्षण, ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसी को फिट हो रहा है। तो दादा आज कुछ बचा है अभी, आज का कुछ रह गया आपका? एक तो स्लाइड है अभी, जस्ट 1 or 2 स्लाइड्स। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का।
दैट बोर्ड को तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे। और ये जो प्राउड का थिंकिंग है, आज भी वही थिंकिंग है इनका, कि वो देयर शुड बी पूरा प्रॉफिट को तो हम डिविडेंड के रूप में या बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व फंड वगैरह तो रखना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर द फ्यूचर। और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इन द लॉन्ग रन वो सेव हो, इसलिए रिजर्व फंड, बिल्डिंग फंड, ये पूरा निकालने के बाद देन द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव में भी ऐसा ही, दैट विल बी इट विल बी उनका जो शेयर है और उनका जो ट्रांजैक्शन के डिपेंड होके डिविडेंड वगैरह शेयर होता है। तो प्राउड का और एक स्पेशलिटी है, कोऑपरेटिव में नाउ देयर इज ए रिटायरमेंट एज, मगर प्राउड क्या होता है, देयर इज नो कंपल्सरी रिटायरमेंट। प्राउड का दृष्टिकोण से जब तक और द पर्सन इज एबल टू वर्क, कितना भी हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75, अगर अटे कटे हो काम कर सकते हो, फिजिकल काम या मेंटल काम, तब तक के लिए ही इज फ्री टू वर्क देयर। वो रिटायरमेंट की कॉन्सेप्ट तो प्राउड कोऑपरेटिव में है ही नहीं है। तो प्राउड का कहना यह है कि एज लॉन्ग एज पीपल शुड बी फ्री टू वर्क एज लॉन्ग एज दे लाइक, प्रोवाइडेड देयर हेल्थ परमिट्स। अरे जब हेल्थ ही उसका ठीक नहीं है तो वो कहाँ ये करेगा। तो इसलिए प्राउड में सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, इसका बात ही नहीं आता है। जब तक ताकत है तब तक काम करते रहो, जब आपको लगा कि आपको काम करना नहीं है तो आप यू कैन रिटायर योरसेल्फ, द इंस्टीट्यूशन विल नॉट रिटायर यू। तो आज के लिए इतना, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि वाई कोऑपरेटिव्स, वाई नॉट कॉर्पोरेट्स। तो आजकल तो बहुत चल रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो हम प्राउड कोऑपरेटिव के ऊपर ही इतना क्यों जोर दे रहा है, इतना कि वो मेजर सेक्टर ऑफ प्राउड इकोनॉमी विल बी इन कोऑपरेटिव्स, थ्रू कोऑपरेटिव्स इट विल बी इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इतना इसके लिए इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में फिलोसॉफिकल और इकोनॉमिकल चर्चा करेंगे आगे की एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दादा को, इन्होंने आज सीरीज 4 में मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम्स के बारे में बताया, और अब इसमें किस प्रकार से लैकुना अभी है और उसको किस प्रकार से दूर करा जाए। और आने वाले समय में हम इसी तरह इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे। दर्शकों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें प्रोग्राम को, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद, नमस्कार।